हामिद मीर साहब से मेरी बात करवाई मियां अली इशफाक ने जब मैं छूट कर आया, तो मीर साहब ने मुझे कहा यार इमरान आपका शुक्रिया। मैंने कहा जी किस बात का? उन्होंने कहा कि सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया तो मैं कई दफा हार गया, तो मुझे अकेला रखते थे ज्यादातर। तो साथ आगे एक बैरक के अंदर ना महमूद रशीद साहब बंद थे, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में ना महमूद रशीद साहब से बातें करता था, और जख्मी हालत में तेरे लिए मुश्किल होगा मुझे छोड़ना, एक दफा सोच ले, अगर किसी से बात करनी है तो कर ले। तो आधे घंटे बाद वापस आया, उसने कहा जी इमरान भाई ठीक है, आप दाढ़ी हम नहीं काट रहे आपकी, लेकिन आपको एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप ये शलवार कमीज पहन लें। उसने मुझे एक शलवार कमीज दिखाई, तो मैंने वो जब सामने ऐसे उसने दिखाई ना, तो मैंने कहा छोटे हैं कपड़े। अच्छा, मुझे असनैन तब तक पता ही नहीं था कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं। मैंने वो नजरों से कपड़े देखे ना सामने, मैंने कहा छोटे कपड़े हैं, इन्हें कपड़े पहने हैं ना। मैं उनको धोता था, फिर पहनता था, धोता था, वहीं पे अंदर ही वो नलका था, वो उसके साथ वो पाइप एक आता था, उसके साथ मैं वो बोतल भर के ना, तो उसके साथ मैं धोता था। वो कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए अपने पास, मेरे पास है वो कपड़े। वो जूता भी मेरे पास है, जो जूता वहां पे मैं जब गिरफ्तार हुआ था, तो जिस जूते में गिरफ्तार हुआ था वो भी मेरे पास है। तो मैंने जी वो कपड़े, मैंने कहा जी ये मैं साथ लेकर जाऊंगा, एक शर्त है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो कपड़े आपको जो हम जो दे रहे हैं। मैंने कहा फिर याद रखना मैं ये कपड़े रास्ते में फाड़ दूंगा, ये मुझे छोड़ रहे हैं, ये पकड़, ये पकड़। उसने यहां से पकड़ा, मैंने कहा मुझे तू वापस बंद कर, मैं नहीं जाता। तो उसने भी मुझे कहा, ऑफिसर ने कहता है इमरान भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप सोचें, आप जाएं। तो मैंने कहा जी अच्छा, 3 चीजों पे लड़ाई हुई थी, एक दाढ़ी के ऊपर हुई थी, एक कपड़ों के ऊपर हुई थी, और धमकी लगाने पे भी हुई थी, और एक लड़ाई हुई थी आखिर में कि ये मुझे कहते थे हम तुझे पुलिस के हवाले करेंगे। जो आईएसआई का ऑफिसर था वो ये कहता था, ये वही बंदा था वो जो आगा शेख के घर नहीं गया था, हमारा जो शेख है, इसके दरवाजे के ऊपर जो बंदा नहीं खड़ा था मास्क पहन के, घुंघरू बालों वाला, टोपी वाला, ये वही बंदा था जिसने मुझे रिलीज किया था सियालकोट में। अच्छा, इसने ना वहां पे, मैं नाम नहीं ले रहा अभी भी इसका, लेकिन इसके सारे मुझे हर बंदे का पता है, मुझे एक बंदे का पता है। इसने ना मुझे वहां पे कहा इस बंदे ने कि हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे। मैंने कहा तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे, मैं उनका सर फाड़ दूंगा या वो मेरा सर फाड़ देंगे। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जलील मत करो, छोड़ना है तो मुझे मेरे घर खुद ही जाने दो, मुझे बाहर छोड़ दो, मैं अपने घर खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी सड़क पे उतार दो, मैं जिस गाड़ी को हाथ दूंगा ना वो गाड़ी मुझे मेरे घर तक ले जाएगी, मुझे पता है पाकिस्तानी मुझे जानते हैं। मैंने कहा इतना तो मेरा ताल्लुक है पाकिस्तान में कि तुम मुझे पाकिस्तान की किसी भी सड़क पे छोड़ो, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं होगा फिर भी पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं जी हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, हमारा छोड़ने का ना एक एसओपी होता है, जैसे इन्होंने इंतजार मंजूता साहब को नहीं छुड़वाया, ये वो तरीकाकार कर रहे थे। मैंने इनकार कर, ये बंदे फिर गए थे इस बारे में, इसको 3 दिन लग गए थे छोड़ने के मामले को। ये मुझे लेकर कभी यहां जाते थे, कभी वहां जाते थे, जगह चेंज कर रहे थे। फिर इन्होंने दोबारा मीटिंग की और फाइनली इनका तय हुआ कि ठीक है हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन हमें फैसिलिटेट तो पुलिस ही करेगी ना, उन्होंने कहा। मैंने कहा यार जो भी है, मुझे अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया या उन्होंने मेरे ऊपर कोई मुकदमा डालने की कोशिश की तो मैं अदालत में खड़ा होकर जाके आईजी पंजाब का बेड़ा गर्क कर दूंगा, और मुझे पता है कि वो तुम्हारी कमजोरी है। इन्होंने कहा जी ठीक है, आपको कोई ऐसे कुछ नहीं होगा। ये मुझे ले गए एक अस्पताल में, उस अस्पताल में छोड़ के ये मुझे भाग गए वहां से, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा पीछे। मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, वो मुझे याद आ गया, छोटी गाड़ी थी, यानी वो थी 1000 सीसी गाड़ी थी जिसमें मुझे ये लेकर गए थे। तो मैं इनको भागते हुए देख रहा था, वहां से मुझे छोड़ के भाग गए। मैं वहां पे अस्पताल में कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, मुझे कोई बंदा ही ना मिले। वहां मुझे पुलिस वाले नजर आ गए, वो शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे, और मैंने इसको पकड़ा पुलिस वाले को, तो उसने मुझे हाथ से पकड़ के दीवार के साथ लगा दी। वो पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए, कहते इमरान भाई आप ये क्या हो गया? और मैंने कहा जो भी हो गया अब चल मुझे घर छोड़। तो उसने कहा, मैंने कहा मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई वाला ड्रामा नहीं। कहते इमरान भाई हमें पता है कोई ड्रामा नहीं होगा, आप सीधा अपने घर जाएंगे, सादा कपड़ों में लोग आपको घर छोड़ के आएंगे। आगे कोई डीएसपी था सादा कपड़ों में, उसको इन्होंने कहा हुआ था, उसने एक गाड़ी अरेंज की हुई थी, उसने मेरे से रास्ते में मेरी ख्वाहिश पूछी कुछ कि इमरान भाई कोई ख्वाहिश मैं आपकी पूरी कर सकता हूं, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक। मैंने कहा यार गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो वो डर गया। अब मैं देखे इतने अरसे बाद बाहर निकला था, मैं खुली सड़क देख रहा था, आसमान सामने गाड़ी थी, मुझे ड्राइविंग का वैसे भी शौक है। वो डर गया, उसने कहा इमरान भाई मेरे बच्चे हैं तो अब आप आगे चलें अभी। फिर उन्होंने मुझे कहा जी को पेपर साइन करवाना, मैंने कहा जी वो तो मैं नहीं करता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। वो फिर ऑफिसर मेरे साथ बातें करता रहा, फिर मुझे वो मेरे
घर छोड़ा है। यानी इस तरह मैं जब रिहा होके अपने घर पहुंचा तो वो इस तरीके से था सारा एपिसोड। तो दाढ़ी मैंने उनसे नहीं कटवाई क्योंकि मैंने 2023 में जब हज करना था तो मैंने नीयत की हुई थी कि हज के बाद मैं दाढ़ी रख लूंगा। तो मेरा हज तो हुआ नहीं, तो दाढ़ी मेरी रखी गई। तो मैंने सोचा कि या अल्लाह, अगर ये दाढ़ी अब रखी गई है तो ये रिएक्शन है। मेरे सर के बाल भी ज्यादा वाइट हो गए, हालांकि पहले भी थे, मैं कभी कभी वो डाई करवा लेता था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे जितने ये हो गए थे, दाढ़ी के और सर के बाल। लेकिन फिर मैंने कहा अब कंटिन्यू करते हैं, दाढ़ी अब मैं नहीं काटूंगा। तो मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा, फिर कोई इनके जो है वो इनके ऊपर दबाव भी आया। बाद में जब मेरी तस्वीरें बाहर आई सफेद बालों की, तो इनके ऑफिसर ने इन पे दबाव डाला कि यार तुमने दाढ़ी क्यों नहीं काटी थी। तो इन्होंने पैगाम भी भिजवाए कि सर आप इसको नहीं काटते तो आप इसको ब्लैक कर दें। मैंने कहा जी ऐसे ही ठीक है, जो है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं, जो है ऐसे ही है, मैं नेचुरल हूं, इसी तरह मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं यार, मैं वही बात दोबारा करूंगा कि बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं है, खून सफेद नहीं होना चाहिए बंदे का। सच बताऊं आपको तो मैं जितना आजाद आदमी हूं ना, जितना बाहर घूमने फिरने वाला आदमी हूं, सारी जिंदगी मैंने पहाड़ों पे गुजारी है शिकार खेलते हुए। और मैं शिकार खेलने सिर्फ इसलिए जाता था कि मुझे नेचर में घूमने का शौक है, खुले पहाड़ों में फिरने का शौक है, खुले आसमान के नीचे कैंप लगा के मैं सर्दियों के अंदर रातें गुजार देता हूं। तो मैं कोई पत्थर का बना हुआ आदमी नहीं हूं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि मुझे आप 6 घंटे किसी जगह पे बंद करें तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। और 2-3 चीजें हैं, देखें, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, वही इंसान को सब्र देता है। मेरे रब ने मुझे सब्र दिया जो इतना सारा वक्त गुजर गया, वरना मेरी ये औकात ही नहीं है, मैं इसका 10% भी नहीं कर सकता। कोई क्लेम मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर का बना हुआ। मैंने जब कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो वो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं अकेला तो नहीं हो सकता हूं ना, लोहे का बना हुआ। लोग नहीं खड़े होंगे तो कैसे होगा? लोग खड़े हुए, ये पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, ये पाकिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया। मैं इस काबिल नहीं हूं, ना मैं इतना मजबूत आदमी हूं। मुझे हामिद मीर साहब से मेरी बात करवाई मियां अली इशफाक ने, जब मैं छूट कर आया तो मीर साहब ने मुझे कहा यार इमरान आपका शुक्रिया। मैंने कहा जी किस बात का? उन्होंने कहा कम से कम आपने हमारी इज्जत रखी है। यानी मीर साहब को यह लगता था कि मैं कोई स्टेटमेंट दे देता, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो शायद मैं जल्दी छूट जाता। तो मैंने जो बात नहीं मानी या वो मेरे से वो डील नहीं करवा पाए, तो ये उन्हें लगा कि ये हमारी मीडिया वालों की इज्जत रखी है। और कई लोगों ने ये बात की भी कि देखिए जी हमारा मीडिया वाला एक बंदा उठाया और उसने सरेंडर नहीं किया। तो मीर साहब ने जब मुझे ये बात कही ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मीर साहब को कहा, मैंने कहा मीर साहब इस पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। मैंने कहा मेरे बस में होता ना तो मैंने डील कर लेनी थी, मेरे बस में ही नहीं था। मेरा रब इतना ताकतवर है कि वो इंसान को हारे हुए को जितवाता है। मेरा रब इतना बड़ा है कि वो कमजोर आदमी से ताकतवर को हरवा देता है। मेरा रब बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। और मैंने इस सारे सिनेरियो में एक चीज सीखी है, मैं बड़ा क्लियरली आपको आज ये बता देता हूं बात, कि जब मैं हार जाता था ना, यानी इस सारी 5 महीने की अबडक्शन में जब मुझे लापता किया गया, तो मैं कई दफा हार गया। मैंने कई दफा सोचा कि यार मैं इतनी, मेरे पास तो अखबार भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, बाहर की कोई खबर नहीं थी, खूब अंधेरे में पड़ा हुआ था मैं। तो इन 5 महीनों में कई दफा मेरे दिमाग में आता था यार दफा करो, मैं क्या लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे घर वालों को यही नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने ये कहा था कि तेरी तो भाई तेरा नमाज़े जनाजा हो गया बाहर, टेंशन देने के लिए। तो मैंने सोचा मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे सारे इस बात की सजा काट रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मुझे उन्होंने कहा था कि बाहर हमने मार्शल लॉ लगा दिया है, इस मुल्क पे हमारा कंट्रोल मुकम्मल हो गया है। बीच में एक टाइम ये भी आया था। तो देखे ना, जब आप एक कैद काट रहे हैं जिसका मकसद कोई नहीं है, बाहर मार्शल लॉ लग चुका है, सारे के सारे लोग जो हैं वो अब जमहूरियत का कोई नाम भी नहीं ले सकता, और आप अकेले पड़े हुए मारे भी खा रहे हैं। और मकसद क्या है आपका कि अब कोई मकसद पूरा ही नहीं हो सकता, आपके बच्चे और आपकी फैमिली वैसे ही वो सफर कर रही है। तो मेरे दिमाग में कई दफा आया कि यार मैं जो ये कहते हैं ना मान लेता हूं, जो ये कहते हैं मान लेता हूं। ये एक दफा नहीं, कई दफा मेरे दिमाग में आया कि जो ये कहते हैं वो मान लेता हूं। यार बनाओ वीडियो। बिल्कुल जब 11th हार आता था ना, जब कभी भी मैं टूट जाता था, ये मेरे पास पहुंचते थे, मेरा रब मुझे फिर खड़ा कर देता था। यानी मैं 5 दिन ये सोचता रहा कि यार अब जब ये आएंगे ना तो मैं इन्हें कहूंगा बनवा लो जो बनवाना है। और 6ठे दिन जिस दिन इन्होंने आना था ना, उसी दिन मेरे अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया। और मैंने कहा जी मैंने झूठी गवाही नहीं दी। अब हो सकता है वो पिछले 5 दिनों में ही आते तो मैं दे देता झूठी गवाही,
یا ہو سکتا ہے اس دن بھی اگر یہ آتے تو میرا رب مجھے کھڑا کر دیتا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی ہر کامیابی کے پیچھے یا اللہ رب العزت نے آپ کو جو عزت دی ہے اس کے پیچھے وہ اللہ رب العزت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی عمر کے صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھے. تو آپ نے انہیں کہا لڑکے میری بات سنو غور سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا چاہ کر بھی تیرا نقصان کرنا چاہے نا تو وہ نہیں کر سکتی اگر تیرا رب نہ چاہے, اور ساری دنیا چاہ کر بھی تیرا فائدہ کرنا چاہے نا تو نہیں کر سکتی اگر تیرا رب نہ چاہے. تو معاملہ یہ ہے جس کا نقصان میرے رب نے کرنا ہے نا, ساری دنیا اس کے ساتھ مل جائے اس کا نقصان وہ نہیں ہونا ہے, اور جس کا فائدہ میرے رب نے کرنا ہے نا ساری دنیا اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ میرے رب نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہمارے اللہ آل مائٹی کی طرف سے. یہ سوچنا بند کر دیں کہ کوئی آدمی پتھر کا بنا ہوا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت عمران خان کو بھی کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, تو اس وقت آپ لوگوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی ہر طرف مایوسی اور یہ اور وہ ہو جائے. ہیومن بینگز ہے یار, سارے کے سارے انسان ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ باہر دیار غیر میں رہ رہے ہیں. کیا وہ خوشی خوشی گئے ہیں؟ ابھی یہ جس کا فوجی کا آپ نام لے رہے تھے راجہ صاحب کا, کیا یہ لوگ پاکستان سے خوش خوش باہر نکلے ہوں گے؟ وہ بیچارے جان بچا کے نسے نے سارے سے سارے اپنی اپنی جانیں بچا کے گئے ہوئے نا سارے. یہ جتنے جرنلسٹ گئے ہوئے ہیں, چاہے وہ وجاہت ہیں, چاہے وہ محیط پیرزادہ ہیں, چاہے وہ احمد نورانی ہے, چاہے وہ شاہد اسلم ہے, چاہے وہ صابر بھائی ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہیں, یا اور صحافی بھی ہیں کافی سارے. تو یہ سارے کو خوشی خوشی تو پاکستان سے باہر نہیں گئے ہوئے. یہ سارے لوگ بھی تو دیکھیں نا, باہر جا کے وہ کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی تو قربانی سب لوگ دے رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کی نا اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور میں آج آپ کو ایک چیز لکھ کر دے سکتا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جیل بھی کاٹی ہے. مجھے انہوں نے 1 مہینہ جیل میں رکھا, مجھے اس 1 مہینے کا 1 منٹ بھی آج تک یاد نہیں ہے. مجھے لگا بس میں گیا ہوں اور شغل میں ٹائم ختم ہو گیا. میں جیل میں اخبار پڑھتا تھا, صبح اٹھ کے باہر وہ مجھے نکالتے تھے چھوٹی سی جگہ پہ, ادھر میں واک کرتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, اور کبھی کبھی کوئی قیدی مل جاتا تھا اس سے باتیں کر لیتا تھا. تو میرا بڑا زبردست ٹائم گزرا جیل کے اندر. حالانکہ میں کہتا تھا باقی قیدیوں کو چھوڑو میرے پہ, ادھر لے کے آؤ میں ان سے باتیں کروں, تو مجھے اکیلا رکھتے تھے زیادہ تر. تو ساتھ آگے ایک بیرک کے اندر نا محمود الرشید صاحب بند تھے, تو میں اونچی اونچی آواز میں نا محمود الرشید صاحب سے باتیں کرتا تھا, بہت اونچی میں بولتا تھا. تو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار جیل سے سختی ہوتی ہے, مصیبت بڑھ جائے گی, کوئی تین تو ڈر ہی نہیں لگتا وہ مجھے. لیکن محمود الرشید صاحب کی وہ بیمار تھے ان دنوں بہت, تو کبھی کبھی ان کی آواز آتی تھی مجھے نا. وہ مجھے 1-2 دفعہ انہوں نے بسکٹ کھانے کے لیے بھیجے, ایک دفعہ انہوں نے کوئی چیز بنائی وہیں پہ جیل کے اندر, تو وہ بھی محمود الرشید صاحب نے کسی قیدی کے تھرو میرے پاس بھیجی کہ یہ عمران ریاض کو دو, وہ کھا لے گا. تو جیل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مہینہ کیسے گزر گیا. لیکن جو میں اغوا رہا ہوں نا جبری طور پہ لاپتہ, اس کا 1 منٹ بھاری تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. تو جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نا, ان کے بارے میں آپ ان کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ اگر کوئی لاپتہ آدمی باہر آ کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے تو آپ اس کو, یعنی میں فاروق حبیب کے لیے بھی, آپ لوگ سب نفرت کرتے ہوں گے فاروق حبیب سے, آپ لوگ سب اس کو برا کہتے ہوں گے, لیکن بھائی وہ لاپتہ ہوا تھا. شہباز گل کو 2 دن لاپتہ کیا گیا تھا, چند گھنٹے کے لیے اس کو فواد چودھری کو بھی لاپتہ کیا گیا تھا. شہباز گل پہ جس جگہ پہ ٹارچر ہوا ہے نا, وہ جگہ میں جانتا ہوں, اور مجھے پتا ہے جس نے اس پہ ٹارچر کیا اس بندے کا بھی پتا ہے, اور مجھے سارا بتایا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا تھا. تو یہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں نا, ان کی تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے, بہت بڑی ہوتی ہے. آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے یہ اتنی بڑی تکلیف ہے, کیونکہ ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا ہوتا, اور دنیا کو ان کا کچھ نہیں پتا ہوتا, اور کوئی بھی ان کو اون نہیں کر رہا ہوتا. ہر وقت ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مار کے پھینک بھی دے گا نا تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگے گا.